डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमंद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर महफूज फैसला सुनाए बगैर चले गए। केस की समाअत शुरू हुई तो जज शाहरुख अर्जुमंद ने इस्तफसार किया कि सरकारी वकील रिजवान अब्बास आए हैं या नहीं, जिस पर मावन वकील ने बताया कि रिजवान अब्बासी सुप्रीम कोर्ट में है, थोड़ा वक्त दे दें। सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने रिमार्क्स दिए कि 9 बजे का वक्त दिया था, रिजवान अब्बासी को आना चाहिए था, जिस पर मावन वकील का कहना था कि रिजवान अब्बासी दलाइल देना चाहते हैं लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ गया। अदालत ने पूछा कि रिजवान अब्बासी कब तक आएंगे और फिर जज ने उन्हें 10:30 बजे तक पेश होने की हिदायत की। रिजवान अब्बासी मुकर्ररा वक्त पर भी अदालत ना पहुंचे तो सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने कहा कि रिजवान अब्बासी से मुशावरत करके बता दें आप चाहते क्या हैं। खावन मानिका के मावन वकील ने सेशन जज से मुकालमा करते हुए कहा कि हमारा केस किसी और अदालत में ट्रांसफर कर दें, जिस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि अदम एतमाद की दरख्वास्त पहले भी खारिज हो चुकी है, जो बताना है अपने वकील को बता दें। खावन मानिका ने सेशन जज से मुकालमा करते हुए कहा कि मैं आपसे इस केस का फैसला नहीं करवाना चाहता, जिस पर जज ने इस्तफसार किया इसकी वजह क्या है, बार बार अदम एतमाद क्या किया जा रहा है, कुछ ठोस वजह है तो बताएं। किसी ना किसी जज ने तो किसी का फैसला करना है। कमरा अदालत में शोर होने पर सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद केस का फैसला सुनाए बगैर उठकर अपने चैम्बर में चले गए। बादशाह सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा, जिसमें उन्होंने दौरान इद्दत निकाह केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा कर दी है। सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने खत में मजीद कहा कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर थी। खावन मानिका और उनके वकला ने हमेशा समाअत में खलल डालने की कोशिश की। तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत के बाहर पीटीआई के वकला ने खाबर मानिका पर हमला कर दिया। हमला में लातों घूंसों का आजादाना इस्तेमाल हुआ। खाबर मानिका इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों के मुकदमे में अदालत पेश हुए थे। समाअत खत्म होते ही जैसे ही खाबर मानिका अदालत से बाहर निकले तो पीटीआई के वकला ने हमला कर दिया। दूसरी जानिब खाबर मानिका के दलाल देने के बाद कमरे अदालत से निकलते हुए पीटीआई कारकुनान ने उन पर बोतलें दे मारी। बादशाह पीटीआई के मुआवन वकील ने खाबर मानिका पर हमला कर दिया और उनको थप्पड़ मारे, लातें और घूंसों की बारिश कर दी गई। और नाज़रीन, मरकजी रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि इद्दत में निकाह केस का फैसला ना सुनाना प्री प्लान हिस्सा है। इस्लामाबाद में शिबली फराज के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गोहर का कहना था कि इद्दत में निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तरफ से बयानात मुकम्मल हो चुके थे। आखिर में जज साहब पर प्रेशर डाला गया। उन्होंने कहा कि हम कहते हैं कि यह इंसाफ नहीं, ना इंसाफी है, ये बुनियादी हकूक के मनाफी है, इंसाफ का कत्ल है। ये वो केस है जो 2 दिन में मुकम्मल हो चुका था, हमें सबूत पेश करने की इजाजत नहीं दी गई, हम अदलिया से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। बैरिस्टर गोहर ने मजीद कहा कि खावर मानिका अदालत को कह रहे थे कि मुझे 10 मिनट का वक्त चाहिए। अदालत ने खावर मानिका को 10 मिनट से ज्यादा का वक्त दिया। बैरिस्टर गोहर खावर मानिका ने अदालत में बहुत गैर अखलाकी गुफ्तगू की है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शिबली फराज का कहना है कि खावर मानिका ने अदालत में बहुत बुरी जुबान इस्तेमाल की। खावर मानिका ने बहुत ही फहश बातें की हैं। अदालत को खावर मानिका को रोक देना चाहिए था। खावर मानिका की बातें अखलाक से गिरी हुई थी। हमें मालूम है इस वक्त अदलिया अपनी बका की जंग लड़ रही है। उन्होंने कहा कि कल वही जज सुर्ख रूम होंगे जो आने वाली नस्लों के जरिए फख्र बनाएंगे। आपको इंसाफ मुहैया करना चाहिए, इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है, अदालतों पर भारी बोझ है, इंसाफ किया जाए। मुस्लिम लीग नून का आइंदा माली साल के बजट में अवाम को रिलीफ देने बारे सिफारिशात के मामले पर इजलास हुआ। इजलास में 3 निकाती एजेंडे पर तफसीली मुशावरत और पार्टी कायदीन को ब्रीफिंग दी गई। पार्टी ज़राए के मुताबिक जाती उम्रा रायवेड में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील मुशावरती इजलास हुआ। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगजेब, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, अवैस लगारी, अता तारर, राना तनवीर हुसैन समेत दीगर शरीक हुए। ज़राए ने बताया कि इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर परवेज रशीद, विफाकी और सूबाई महकमों के मुख्तलिफ सेक्रेटरीज ने भी शिरकत की। ज़राए का कहना है कि तवील मुशावरती इजलास में आइंदा बजट में अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के इक़दाम की तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। विफाकी और सूबाई सतह पर अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के हवाले से इक़दाम बारे तजावीज़ भी ली गई।
इजलास में शिरकत करने वाले विफाकी वज़रा और सेक्रेटरीज ने अपने अपने महकमों की जानिब से मुमकिना रिलीफ के इक़दाम की तजावीज़ पेश की। पार्टी कायदीन ने भी अवाम को हर मुमकिना रिलीफ देने बारे अपनी अपनी तजावीज़ शुरका के सामने रखी। इलावा अज़ीम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी सूबाई हुकूमत की जानिब से भरपूर रिलीफ फराहम करने के इक़दाम तजवीज़ किए, जबकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बजट मुशावरती इजलास में अपने वसी तर सियासी और इंतजामी तजुर्बे की बुनियाद पर हिदायत भी जारी की। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान ने आलमी मालियाती फंड के साथ 3 साला नए कर्ज प्रोग्राम के लिए बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी माहाना रिपोर्ट में बताया गया है कि IMF के साथ 3 साला नए कर्ज प्रोग्राम के लिए बाकायदा मुज़ाकरात शुरू कर दिए गए। IMF कर्ज प्रोग्राम मुस्तहकम पॉलिसी के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि कर्ज प्रोग्राम से बैरूनी सेक्टर मुस्तहकम होगा और पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल तरसीलात ज़र, बरामदात, बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी, ज़र मुबादला के ज़खायर, FPR महसूलात और नॉन टैक्स आमदनी में इजाफा हुआ है। 10 माह में FPR महसूलात में 30.6% का इजाफा हुआ और रवा माली साल नॉन टैक्स आमदनी में 94.8% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ, जबकि रवा माली साल रुपए की कदर में बेहतरी आई और महंगाई में कमी हुई। मई में महंगाई की शरह 13.5 से 14.5% तक रहने का इम्कान है। और अब आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते हैं। तुर्बत से कोयटा जाने वाली मुसाफिर बस हादसे का शिकार होगी। हादसे में खातीन और बच्चों समेत 28 अफराद जान की बाजी हार गए। असिस्टेंट कमिश्नर बसीमा के मुताबिक मुसाफिर बस को हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। बस गहरी खाई में गिरने से खातीन बच्चों समेत 20 अफराद जख्मी भी हुए हैं। लेविस हुकाम का कहना है कि बस में ड्राइवर, 2 कंडक्टर समेत 48 अफराद सवार थे। तिब्बी इमदाद देने के बाद मजीद इलाज के लिए कोयटा मुंतकिल कर दिए जाएंगे। लाशें सिविल अस्पताल बसीमा में शनाख्त के लिए रखी गई हैं। दूसरी जानिब वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाशक के करीब तिरपत से कोयटा जाने वाली बस के खाई में गिरने से कीमती इंसानी जानों के ज़या पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। मोहसिन नकवी ने कहा कि अफसोसनाक हादसे में जानी नुकसान पर दिली रंज और सदमा हुआ। जांबाग अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जांबाग अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। इंतखाबी धांधली की शिकायत सुनने वाले ट्राइब्यूनल से मुतालिक कानून में बड़ी तब्दीली कर दी गई है, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन को अपनी मर्जी के रिटायर्ड जजेस तैनात करने का इख्तियार मिल गया है। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान से मुशावरत की पाबंदी से आजाद हो गया। इलेक्शन कमीशन को पहले से ज़ेर समात पटिशनर्स को दूसरे ट्राइब्यूनल में मुंतकिल करने का इख्तियार होगा। ज़राए का बताना है कि नए ऑर्डिनेंस में इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 140 को साबका हालत में बहाल कर दिया गया। पंजाब और इस्लामाबाद के हलकों की 180 इलेक्शन पटिशनर्स की समाअत होनी है। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान और सेंट लूसिया के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर सफारती ताल्लुकात कायम हो गए हैं। न्यूयॉर्क में वाक़िया पाकिस्तानी मिशन में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम और कैरेबियन जजीरे सेंट लूसिया की हम मनसब सफीर मेनिसा रैम्बले ने मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत किए। इस मौके पर मुनीर अकरम ने कहा कि पाकिस्तान और सेंट लूसिया के लोगों में क्रिकेट से मोहब्बत मुश्तरक थी। उन्होंने कहा कि सफारती ताल्लुकात को बाज़ाब्ता बनाने से तजारत, सियासी ताउन और सियाहत के शोबों में बाहमी फायदामंद ताल्लुकात की राहें खुलेंगी। मिनिस्टर रैम्बले ने कहा कि वेस्ट इंडीज के साबिक क्रिकेटर डेरेन सैमी, जिनका ताल्लुक सेंट लूसिया से है, एक एजाजी पाकिस्तानी शहरी भी थे। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने बड़ा फैसला करते हुए इजाफी इलेक्शन ट्राइब्यूनल तश्कील देने से मुतालिक सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस की जानिब से भिजवाए गए जजेस के इलेक्शन ट्राइब्यूनल मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जब तक चीफ जस्टिस भिजवाए गए नामों की फहरिस्त वापस नहीं लेते, इलेक्शन कमीशन कोई और ट्राइब्यूनल तश्कील नहीं दे सकता।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनीज को निगरानी के लिए फोन कॉल रिकॉर्ड करने से रोक दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे नजमुल साकिब की मुबैना ऑडियो लीक के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। समाअत के आगाज पर अदालत ने पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए के वकील से इस्तफसार किया कि पीटीए ने जवाब जमा नहीं करवाया। वकील ने बताया कि छुट्टी के बायस हम अपना जवाब दाखिल नहीं करवा सके। बातज़ा एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल रोस्ट्रम पर आ गए। जस्टिस बाबर सत्तार ने दरियाफ्त किया कि यह बताया जाए कि शहरियों की कॉल्स किस कानून के तहत रिकॉर्ड करता है। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सेक्शन 54 के तहत पीटीए को इख्तियार है कि वह कॉल्स रिकॉर्ड कर सकता है। अदालत ने मजीद दरियाफ्त किया कि कानून बताएं किस कानून के तहत पीटीए निगरानी कर रहा है, किस सेक्शन के तहत पीटीए वाले सर्विलेंस कर रहे हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि लीगल फ्रेमवर्क के जरिए कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि जो भी है आप बताएं शहरियों की कॉल्स किस कानून के तहत रिकॉर्ड कर रहे हैं। ज़बानी कलामी बताएं, बाज़ाब्ता तौर पर बताएं। आप बताएं आपने किसको इजाजत दे रखी है, किसने अथॉरिटी दी हुई है कि लोगों की कॉल्स रिकॉर्ड की जाएं। इस पर मुनव्वर इकबाल दोगल ने कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दे दें, मेरी इस्तदा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर अदालत बरहम हो गई। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि कितना वक्त चाहिए, कब दरखास्त दायर हुई है। ये 2023 में दरखास्तें आई हैं। आपके मुताबिक किसी को फोन टेपिंग की इजाजत नहीं दी गई। अगर आप इस मौकफ से पीछे हटेंगे तो उसके नताइज होंगे। कानून कहता है कि वफाकी हुकूमत इजाजत दे सकती है, मगर आपके मुताबिक उसकी इजाजत नहीं दी गई। अदालत ने इस्तफसार किया कि वजीर आजम ऑफिस, वजारत दिफा, दाखिला, पीटीए कह चुके किसी को इजाजत नहीं, तो आज कैसे इजाजत दे दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने फिर इस्तदा की कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आपको नहीं पता था कि आज केस लगा हुआ है। 1 साल से ये पिटीशन ज़ेर समाअत हैं। अगर विफाकी हुकूमत अदालत में झूठ बोलेगी तो बात कैसे आगे बढ़ेगी। वजीर आजम ऑफिस समेत दीगर इदारों की जानिब से रिपोर्ट जमा कराई जा चुकी हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि किसी को लीगल इंटरसेप्शन की इजाजत नहीं दी गई। इस पर अटॉर्नी जनरल मंसूर एवान ने कहा कि वो जवाब पिटिशनर की ऑडियो लीक्स की हद तक था। बातज़ा जस्टिस बाबर सत्तार ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को टेलीग्राफ एक्ट की मुतालिका सेक्शंस पढ़ने की हिदायत दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि गैर कानूनी सर्विलेंस एक जुर्म है जिसकी कानून में सजा मौजूद है। जब विफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करवाया तो अदालत ने उसे संजीदा नहीं लिया। पीटीए कह रहा है कि हमें कोई इजाजत नहीं दे रहा। सर्विलेंस को ऑथोराइज्ड अगर किया गया है तो बताएं कहां मौजूद है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस हवाले से अगर रूल्स नहीं बने हुए तो बनने चाहिए। अदालत ने दरियाफ्त किया कि कौन बनाएगा रूल्स, किसके मातहत बनेंगे रूल्स। डीजीआईएसआई, डीजीएमआई और दीगर ग्रेड 20 के अफसरों को नोटिफाई करेंगे। ये बताएं कि इदारों ने है इस हवाले से नोटिफाई कर रखा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मैं ये बात पूछ कर बता सकता हूं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि इंटेलिजेंस अफसर की तरफ से दरखास्त दी जाएगी। तीसरा मरहला हुकूमती वजीर की जानिब से सपोर्टिंग मटेरियल देखकर इजाजत देना है। इस कानून में भी प्राइवेसी को मद्देनजर रखा गया है। बादशाह अदालत ने ऑडियो लीक्स केस में बड़ा हुक्म जारी करते हुए टेलीकॉम कंपनीज को निगरानी के लिए फोन कॉल रिकॉर्ड करने से रोक दिया और रिमार्क्स दिए कि अगर टेलीकॉम कंपनीज का आला गैर कानूनी सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल हुआ तो उन पर उसकी जिम्मेदारी आयद होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में तैनात पाकिस्तानी खातीन ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम बुलंद कर दिया। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जिनके फौजी दस्तों की तादाद अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तानी खातीन के अमन दस्ते भी दुनिया के मुख्तलिफ जंगज़दा खित्तों में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान के अमन फौजी दस्ते इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ बड़े मिशनों में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इन फौजी दस्तों की अक्सरियत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, सूडान के इलाके दारफोर और वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में तैनात हैं। इन दस्तों के फराइज में आम शहरियों की हिफाजत और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर होने वाले फलाही कामों को सर अंजाम देना है। मुख्तलिफ प्रोग्रामों के तहत पाकिस्तानी अमन फौजी दस्ते मकामी आबादी को टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ कंप्यूटर वगैरह की बुनियादी तालीम भी फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान की ज्यादातर खातीन अमन फौजी तबी खदमात सर अंजाम दे रही हैं। अमन दस्तों में पाकिस्तानी खातीन का किरदार वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है।
2020 کے دوران کانگو میں پاکستانی خواتین پر مشتمل فوجیوں کے 15 رکنی دستے کو بہترین کارکردگی پر میڈل سے نوازا گیا۔ اس 15 رکنی دستے میں ماہر نفسیات، ڈاکٹرز، نرسز، انفارمیشن آفیسرز، لاجسٹک آفیسرز سمیت دیگر افسران شامل تھیں، جنہوں نے انتہائی لگن اور انتھک محنت کے ساتھ دیار غیر میں پیشہ ورانہ کارکردگی سے دنیا کو متاثر کر کے پاکستان کا نام روشن کیا۔ اقوام متحدہ نے پاکستانی خواتین پیس کیپرز کی ان خدمات کو خوب سراہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات علی اعجاز نے آتے ہی لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا۔ لاہور آلودگی کی لپیٹ میں کاربن مافیا بے لگام، عوام کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ آلودگی کا سبب بننے والی فیکٹریوں کو ڈیمالش کر کے خوب فوٹو سیشن کروانے کے بعد مبینہ بدنیتی پر کروڑوں کا جرمانہ بھی معاف کر دیا گیا۔ یونٹ ڈی سیل کرنے کے آرڈر جاری کر دیے گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عثمان مغل سے۔ جی عثمان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ نیہا، یہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ ایشو بن چکا ہے۔ پہلے تو ہمیں موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کے بعد ہیٹ ویو، اور اب مزید جو ہے نا وہ فضائی آلودگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دیکھیں، لاہور ہائی کورٹ نے احکامات جاری کیے تھے کہ جو بھی انڈسٹری زیادہ وائلیشن کر رہی ہے اور بار بار کر رہی ہے، اس کو ڈیمولش کر دیا جائے۔ تو جو سابقہ ڈپٹی ڈائریکٹر تھے علی اعجاز، ان کو دوبارہ چارج دے دیا گیا لاہور میں، اور انہوں نے چارج سنبھالنے کے فوراً بعد جو ہے نا وہ عدالت کو بھی گمراہی میں رکھا، اور یہ چناب کے نام سے جو یونٹ تھا اس کو مسمار کیا۔ مسمار کرنے کے بجائے صرف اس کا شیڈ گرایا اور خوب فوٹو سیشن کروا کے اعلیٰ افسران کو اوکے کی رپورٹ پیش کی۔ اس کے 4 دن کے بعد مبینہ طور پر یہ یونٹ دوبارہ اس جو ہے نا 4 گنا مزید آلودگی پھیلانے کے بعد اسی طرح سے وہ چلتا دکھائی دیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر ہزاروں ٹن جو کاربن تھا وہ بھی یہاں پر موجود تھا، اور جب سیکٹری انوائرمنٹ کو اس کے بارے میں انفارم کیا گیا تو ڈی او نے یہاں پہ کوئلہ رکھوانے کے بعد جو ہے نا تب بھی اوکے کی رپورٹ پیش کی۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، یہاں کی جو آبادی ہے وہ بہت ہی سراپا احتجاج ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم گلے اور مختلف پھیپھڑوں کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ نوٹس لینے کی اپیل ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے، کیونکہ ہم بھی پاکستان کے شہری ہیں اور ہمیں پورا جینے کا حق دیا جائے۔ فضائی آلودگی کی اگر میں بات کروں تو پورا لاہور اس وقت جو ہے نا آلودگی کے نیزے میں ڈوب چکا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کوئی ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہیں، زیادہ تر لوگ گلے کی بیماری اور پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا ہوتے ہی جا رہے ہیں۔ جیسے ہی ڈپٹی ڈائریکٹر علی اعجاز نے اپنا چارج لیا، اس کے فوراً بعد لاہور اس وقت کالی کٹاؤں میں دن کے وقت نظر آ رہا ہے۔ اگر رات کی بات کریں تو جیسے ہی موسم تھوڑا نارمل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس رات کے وقت جتنی بھی انڈسٹریز ہیں وہ زیادہ وائلیشن کرتی نظر آ رہی ہیں۔ گاڑیوں کی اگر بات کریں تو مبینہ طور پر محکمہ انوائرمنٹ کی اپنی گاڑیاں کا اگر ایکسیلیٹر دباتے ہیں تو وہ بھی کالا دھواں چھوڑتی ہیں، لیکن یہ دوسروں کے اوپر کاروائیاں تو کرتے نظر آتے ہیں لیکن اپنا گریبان نہیں دیکھ رہے۔ تو اسی وجہ سے جتنے بھی شہری ہیں ان کی یہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے پرزور اپیل ہے کہ انہیں جینے کا حق دیا جائے، انہیں انصاف دیا جائے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ آتے ہی جیسے ہی سی ایم کا چارج لیا تھا تو انہوں نے فوراً یہ کہا تھا کہ میں پنجاب کو گرین اینڈ کلین کروں گی، لیکن ابھی تک کوئی ایسی حکمت عملی نظر نہیں آ رہی۔ صرف باتوں کی حد تک سارا کچھ نظر آ رہا ہے، دکھاوا دکھایا جا رہا ہے، لیکن محکمہ انوائرمنٹ ہے جو کہ تو نہیں ہو رہا۔ جی ٹھیک ہے عثمان مغل، بہت شکریہ آپ کا۔ پولی کلینک اسپتال اسلام آباد میں الخدمت فاؤنڈیشن کے اشتراک سے مریضوں کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان ڈاکٹر حفیظ الرحمان، صدر الخدمت فاؤنڈیشن اسلام آباد حامد اطہر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر پولی کلینک عبدالجبار بھٹو نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں تیمور یوسف زئی کی اس رپورٹ میں۔ فاؤنڈیشن پاکستان کے صدر ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب اور الخدمت فاؤنڈیشن اسلام آباد کے صدر حامد اطہر صاحب موجود ہیں۔ آج انہوں نے پولی کلینک ہاسپٹل میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا ہے۔ سر بتائیے گا، اسلام آباد میں پانی کا بحران پہلے سے بھی بہت زیادہ ہے، ابھی آپ نے اعلان بھی کیا کہ ہر ہاسپٹل میں آپ واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس پلانٹ کا ہم نے افتتاح کیا ہے وہ بنیادی طور پہ ہماری خواتین ہیں جو آل پاکستان فورن وومن ایسوسیشن ہے پفوا، ان کی خواتین نے یہ انیشیٹو لیا اور الخدمت فاؤنڈیشن کو ساتھ ملایا اور پولی کلینک کی انتظامیہ کی مدد سے
यहाँ पर एक फिल्ट्रेशन प्लांट लग गया है और डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि 5,000 मरीज़ रोज़ाना यहाँ आते हैं, ज़्यादा उनके साथ अटेंडेंट्स भी होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के बाद उन सारे मरीज़ों को भी, उनके अटेंडेंट्स को भी और हॉस्पिटल के अमले को भी इंशाअल्लाह ठंडा और साफ़ पानी मुहैया होगा। आम तौर पे समझा जाता है कि इस्लामाबाद एक कैपिटल सिटी है और यहाँ तो क्या मसाइल होंगे, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में और मसाइल के साथ पानी के जो मसाइल हैं वो बहुत गंभीर हैं। यहाँ हम ऑलरेडी 3 फिल्ट्रेशन प्लांट लगा सकते हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मज़ीद लगाने का इरादा है, लेकिन हमें ये फ़ील हुआ कि यहाँ जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उसमें जितनी बड़ी तादाद में मरीज़ और उनके साथ अटेंडेंट आते हैं उनके लिए पानी, साफ़ पानी का इंतज़ाम होना चाहिए, क्योंकि सेहत के साथ जो साफ़ पानी है उसकी बड़ी अहमियत है। मेरे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल अब्दुल जब्बार भुट्टो साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं, सर आज आपके हॉस्पिटल में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया है अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से, इस हवाले से आपका क्या पैगाम है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि पानी एक नेमत है और अल्लाह का फजल है कि हमारे पास साफ़ पीने के लिए पानी जो पब्लिक पेशेंट के लिए आज प्लांट का इफ्तिताह किया गया, जिससे कम से कम रोज़ाना के बुनियाद पे हज़ारों पेशेंट और उनके अटेंडेंट मुस्तफ़ीज़ होंगे। ये कि पानी अब ये हर वक्त हर किसी के लिए मुहैया होगा, इजी एक्सेसिबिलिटी होगी और उससे फ़ायदा उठाएंगे। जी, पॉली क्लिनिक की तरह हम गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि एनजीओ की तरह पानी का बहरान ख़त्म करने के लिए इस्लामाबाद के लिए चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मसूद अहमद खान ने फहद शहबाज को फोकल पर्सन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम पंजाब मुकर्रर कर दिया है। फहद शहबाज एजाजी बुनियादों पर फोकल पर्सन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। फहद शहबाज बानी यूथ जनरल असम्बली हैं। इससे पहले नौजवानों से मुतालिक मुख्तलिफ ममालिक में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत कर चुके हैं। यूथ से मुतालिक खदमात की बुनियाद पर आलमी शोहरत याफ्ता डियाना अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। फहद शहबाज शोबा वकालत से वाबस्ता हैं। LLM की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ बरतानिया से हासिल की। तकर्रुरी के हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और साथियों की हादसाती मौत पर ईरानी कौंसल खाने में ताज़ियत का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग काफ लाहौर के सदर मियां वहीद और जनरल सेक्रेटरी नदीम पहलवान की ईरानी कौंसलेट आमद। ईरानी जनरल कौंसलेट आगा मेहरान मोईद फर्ज से इजहार ताज़ियत किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। ईरानी सदर की शहादत पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का वफद ईरानी कौंसलेट जनरल लाहौर पहुंच गया। वफद की क़यादत पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के लाहौर के सदर मियां वहीद और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जनरल सेक्रेटरी नदीम पहलवान, हमजा करामत डोगर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब, सेंट्री टावर गुलबर्ग के सदर चौधरी अरफान समेत दीगर ने शिरकत की। वफद ने ईरानी कौंसलेट जनरल से डॉक्टर इब्राहिम रईसी की हादसाती मौत पर इजहार ताज़ियत की और गहरे गम और दुख का इजहार किया। इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के लाहौर के सदर मियां वहीद और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जनरल सेक्रेटरी नदीम पहलवान का कहना था, दुख की इस घड़ी में ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ है। ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर हादसा में शहीद होना मुस्लिम उम्मा के लिए बहुत बड़ा सदमा है। ईरानी वजीर खारजा और दीगर का भी हेलीकॉप्टर हादसा में शहादत पर बहुत ज्यादा अफसोस है। इनका ये भी कहना था, ईरानी सदर ने पिछले माह ही पाकिस्तान का यादगार दौरा किया था। ईरानी सदर के पाक ईरान ताल्लुकात के हवाले से किरदार को हमेशा याद रखा जाएगा। हम इनके लवाहिकीन और ईरान की अवाम के लिए दुआ गो है। अक़वाम मुत्तहिदा में जिस तरह ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कुरान पाक ईरानी की मजम्मत की, वो इसके कभी भी फरामोश नहीं किया जाएगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का फलस्तीन के लिए उठाई जाने वाली आवाज को भी हमेशा याद रखा जाएगा। आखिर में शोहदा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ भी की। सूबाई वज़ीर इंसानी हकूक और अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा का कौथम कॉलेज जौहर टाउन लाहौर का दौरा। कौथम फैकल्टी की जानिब से सूबाई वज़ीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौथम मियां शाहिद महमूद ने सूबाई वज़ीर को इदारे बारे ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर इंसानी हकूक ने कौथम कॉलेज के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना भी किया। सूबाई वज़ीर का कहना था कि कौथम कॉलेज जौहर टाउन की बैनुल अक़वामी सतह पर पहचान काबिल फ़ख्र है, जबकि कौथम कॉलेज की सियासत में खदमात भी काबिल सताइश हैं। नौजवान खसूसन ख़वातीन का प्रोफेशनल कोर्सेज में आना खुश आइंद है। वज़ीर आला पंजाब ख्वाहिशमंद है कि ख़वातीन को हर मैदान में आगे लाया जाए। सूबाई वज़ीर का कहना था कि मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक यूथ को बाइख्तियार बनाने के लिए कोशा है। इस मौका पर सूबाई वज़ीर को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौथम मियां शाहिद महमूद की जानिब से
سوینئر بھی پیش کیا گیا۔ سابق مشیر گورنر پنجاب اور چیئرمین قومی امن کمیٹی منورٹی پنجاب چودھری کامران پرویز سندھو کی قیادت میں قومی امن کمیٹی کے وفد نے سرگودا کا دورہ کیا۔ وفد نے قومی امن کمیٹی پاکستان کے چیئرمین پروفیسر سید محمود غزنوی، چیئرمین کل مسالک علماء بورڈ مولانا عاصم مخدوم، چیئرمین علماء مولانا مفتی عاشق حسین، پنجاب اسمبلی کے قاری خالد، کرنل شاہد، صدر مائنورٹی امن کمیٹی پنجاب چودھری شہزاد، سینئر نائب صدر ڈسٹرکٹ لاہور اور دیگر افراد شریک تھے۔ ڈی سی آفس سرگودا پہنچنے پر وفد کا استقبال اے ڈی سی آر اور انچارج سیکیورٹی نے کیا۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے وفد کا کہنا تھا کہ حکومت میرٹ پر تفتیش کر کے تمام ملزموں کو قانون کے کٹہرے میں لائے اور انہیں مجرموں کو سخت سے سخت سزا دے تاکہ دوبارہ ایسے واقعات کو روکا جا سکے۔ اور اب رخ کرتے ہیں لاہور کا۔ ناظرین، لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں فرسٹ ایئر کے داخلوں کے لیے ون ونڈو سسٹم کا آغاز کر دیا گیا۔ طالبات اور والدین کی سہولت کے لیے ایئر کنڈیشنرڈ ہال میں ایک ہی چھت کے نیچے ایڈمیشن کاؤنٹرز قائم کیے گئے ہیں، جبکہ وائس چانسلر ڈاکٹر شگفتہ ناز کی ہدایت پر واجبات کے لیے بینک کاؤنٹرز بھی کیمپس میں بنایا گیا ہے۔ انچارج انٹرمیڈیٹ ڈاکٹر اقصی شبیہ کا کہنا ہے کہ کیمپس میں طالبات اور والدین کے لیے بیٹھنے اور پینے کے ٹھنڈے پانی کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ لاہور چیمبر آف کامرس کے رواں ماہ ہونے والے الیکشن میں پاکستان انڈسٹریل اینڈ ٹریڈرز ایسوسی ایشن فرنٹ کی طرف سے انجمن حسینہ کے چیئرمین مجاہد شیخ کو امیدوار نامزد کیا گیا ہے۔ مجاہد شیخ کا کہنا ہے کہ چیمبر کے الیکشن میں کامیاب ہو کر انجمن حسینہ کے ایجنڈے کو آگے لے کر چلوں گا۔ اس وقت ہمارے رپورٹر علی فاروق پیاف آفس میں ان کے ہمراہ موجود ہیں، مزید ان سے جان لیتے ہیں۔ جی علی فاروق، بتائیے گا۔ مجاہد شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور چیمبر آف کامرس کے امیدوار نامزد کیا گیا ہے، ان کو پیاف کی طرف سے ان سے راز و مقاصد پوچھتے ہیں۔ جی بہت مبارک ہو آپ کو نامینیٹ، کیا آپ کا ایجنڈا ہے؟ ہمارا ایجنڈا جو ہے وہ انجمن حسینیہ کا ایجنڈا ہی انسانیت کی فلاح ہے، جس پہ آج سے 125 سال پہلے یہ ادارہ قائم ہوا اور آج تک اسی طرح اسی چیز میں گامزن ہے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیاف کے پلیٹ فارم سے، پیاف فاؤنڈر الائنس کے پلیٹ فارم سے جب ہم ایل سی سی آئی کے نمائندے بنیں تو ہم پھر اپنے اسی موٹو پہ کام کو آگے بڑھائیں کہ فلاح انسانیت پہ کام کریں، کیونکہ ہماری جو ادارہ ہے انجمن حسینیہ خواجگاہ نارووالی، اس کے اغراض و مقاصد جو ہیں وہ عین شرعی ہیں اور عین شریعت کے مطابق ہیں، اور یہی اس کی ترقی کا راز ہے، تو ہم انشاءاللہ اسی کو جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھتا جا رہا ہے اور کاروبار مشکل ہوتا جا رہا ہے، کس طرح اس کو آسان کیا جا سکتا ہے مختصر؟ اس میں دیکھیں، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم اسی چیز کو، اس لکیر کو پیٹتے رہیں کہ یہ کاسٹ آف پروڈکشن اور بجلی کے جو نرخ ہیں، ہمارے پاس بہت ساری اپرچونٹی ہے۔ میں ابھی پچھلے دنوں میں یو ایس یورپ کا دورہ کر کے آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ ہم بائی ایئر بھی اپنا سامان بھیجیں، اس کے باوجود ہمارے پاس مارجن ہے۔ ہم باہر کی منڈیوں کی طرف دیکھیں، ہم ایکسپورٹ کی طرف توجہ کریں۔ اب اسی بجلی سے، اسی چیزوں سے ہم مل کے کاسٹ آف پروڈکشن ہائی ہمارا لوکل کے حوالے سے ہے، لیکن ایکسپورٹ کے حوالے سے ابھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس بہت چانس ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں تھوڑا سا اپنے اس خول سے باہر آنا چاہیے، ہم انشاءاللہ ترقی کریں گے۔ ایگریکلچر فیلڈ اسسٹنٹ انسپیکٹر امپلائرز یونین پنجاب کی شاندار حلبرداری کی تقریب ایوان زراعت لاہور میں منعقد کی گئی۔ حلبرداری کی تقریب کے مہمان خصوصی سیکٹری زراعت پنجاب افتخار احمد سہو اور ڈی جی زراعت توسیع پنجاب چودھری عبد المجید تھے۔ چودھری محمد ساجد جٹ، رانا اشفاق احمد اور محمد امجد فاروقی نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ تقریب حلبرداری میں یونین کے نمائندگان کی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ سیکٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو نے نو منتخب عہدیداران سے حلف لیا۔ حلف اٹھانے والوں میں چودھری محمد ساجد جٹ، رانا اشفاق احمد خان، محمد امجد فاروقی، رانا اسٹار احمد خان، سردار شوکت خان، چودھری مظہر علی، شعیب رسول خان، محمد تنویر، محمد مجاہد شیرازی اور دیگر شامل تھے۔ تقریب کے آخر میں ایوارڈ بھی تقسیم کیے گئے۔ لاہور میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی برائے انسانی حقوق نے سرگودا میں مسیحی خاندان پر ہجوم کے حملے کی مذمت کی۔ جے آئی سی کا کہنا ہے کہ اقلیتی برادری کے خلاف ہونے والے پرتشدد واقعات کی روک تھام کے لیے حکومت سنجیدہ اقدامات کرے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے رپورٹر جنید اشرف سے، جو اس وقت عرفان مفتی کے ساتھ موجود ہے۔ جی جنید، اپڈیٹ کیجیے گا۔
جی بالکل، اس وقت میں لاہور پریس کلب میں موجود ہوں. اگر ثانیہ سرگودا کے حوالے سے بات کی جائے تو مسیحی برادری کی جانب سے بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی گئی ہے ان کی جانب سے بھی فیکٹس اینڈ فائنڈنگ فگرز جو ہیں وہ بھی پیش کیے جا رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ عرفان مفتی صاحب موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. سر کیا کہیں گے, کون سے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اور کون کون سے عناصر ہیں جن کے باعث جو ہے اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ہوتے ہیں, اور ان کی روک تھام کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, دو چیزیں ہیں. ایک تو حقائق یہ بتاتے ہیں کہ یہ عام سے چھوٹے جھگڑے ہوتے ہیں دو خاندانوں کے درمیان یا دو افراد کے, اور وہ پھر اس میں مذہبی جذبات کو ابھارا جاتا ہے اور اس کو مس یوز کیا جاتا ہے اور بلاسفیمی کے جھوٹے الزام لگا کر ان کو ہراساں کیا جاتا ہے, اٹیک کیا جاتا ہے. اس واقعے میں بھی وہی ہوا ہے کہ دو خاندان کے ذاتی جھگڑوں کو استعمال کر کے مذہبی جذبات کو ابھارا گیا اور وہاں اتنا بڑا موب اکٹھا ہوا. ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ ان کو ایک تو اریسٹ کرے جو اس میں انوالو ہیں. CCTV ویڈیوز موجود ہیں اور ان کے بعد شواہد موجود, لیکن اس کے پیچھے کچھ سیاسی پارٹیاں ہیں جو کہ اپنی سیاست کو بڑھانے کے لیے اس کو مزید بڑھاوا دیتی ہیں, اس میں مزید اضافہ کرتی ہیں. ہم چاہتے ہیں حکومت سے کہ ان سے بات کرے اور ان کو یہ مجبور کرے کہ وہ اس طرح کے واقعات میں ملوث نہ ہوں اور لوگوں کے جذبات کو نہ ابھاریں اور اس طرح کے موب اٹیکس کو آگے روکیں. ہمارا سیدھا سا مطالبہ ہے حکومت پنجاب سے کہ ان تمام گروہوں کو تنبیہ کی جائے اور ان کو آگاہ کیا جائے کہ آئندہ وہ اس قسم کے کسی واقعے میں ملوث نہیں ہوں گے. جی بالکل, یہ آپ نے گفتگو سنی. ہمارے ساتھ موجود عرفان مفتی صاحب, ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام گروہ جو مذہبی جنونیت کو